कहते हैं इस गांव की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, यहाँ सन्नाटा भी जैसे सांस लेता है और हवा में किसी अनजानी मौजूदगी की आहट महसूस होती है। कभी कभी आधी रात के बाद बिना हवा के भी पेड़ हिलते दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है बड़े बाबू, कल भोर होते ही मैं पोस्ट ऑफिस आ जाऊंगा। आज इस अंधेरे में रास्ते पर ना निकलना ही बेहतर होगा। आप अभी आराम कर लीजिए, सफर भी लंबा था और सामान भी अभी अभी घर पहुंचा है। गांव में रात को रास्ते थोड़े सुनसान रहते हैं, इसलिए सुबह उजाला होने पर ही बाहर निकलना अच्छा रहेगा। मुरली एक पुराने डाकघर में नौकरी करता था। हाल ही में हुए ट्रांसफर की वजह से आज वह अपनी पत्नी सविता के साथ कालीधार नाम के इस अनजान गांव में आया था। जब वे गांव पहुंचे तब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, आसमान धुंधला था और हल्का हल्का कोहरा पूरे इलाके में तैर रहा था। अब बताओ तो रात में खाएंगे क्या? तुम चावल तो लाए ही नहीं। हर काम इतनी जल्दी जल्दी में करते हो, एक बार सामान समेटते समय ठीक से देख तो सकते थे। अब बोलो हम क्या करें? घर में और भी कुछ खास नहीं बचा है, इतनी रात को मैं क्या बनाऊं? अरे गलती हो गई मुझसे, इतना सामान था शायद उसी में ध्यान नहीं गया। तुम गुस्सा मत हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ, शायद कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। रात काफी हो चुकी है, बाहर कोहरा भी है। मुझे ठीक नहीं लग रहा तुम अभी बाहर जाओ, सुबह तक काम चला लेते हैं तो क्या हो जाएगा। नहीं तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आसपास ही देखता हूँ। अगर दुकान मिल गई तो ठीक, नहीं तो तुरंत लौट आऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना और रास्ते में ध्यान से जाना। गांव नया है, हमें अभी कुछ पता भी नहीं है। हाँ तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। कुछ मिल गया तो लेकर आता हूँ, नहीं तो खाली हाथ ही वापस आ जाऊंगा। पत्नी को घर पर छोड़ने के बाद मुरली धीरे धीरे कोहरे से ढकी गांव की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ फैले धुंध के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर कहीं रेलवे लाइन की तरफ से कभी कभी ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज उठती, जो सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। चलते हुए मुरली के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और वह इस अनजान गांव के अजीब माहौल को महसूस करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ठंडी हवा के झोंके कभी कभी कोहरे को चीरते हुए गुजरते और माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात होते ही यहाँ जिंदगी रुक जाती हो। चलते चलते हुआ अपने मन में सोच रहा था, लगता है इस तरफ दुकान मिलना मुश्किल है, पूरा रास्ता सुनसान पड़ा है। शायद मुझे थोड़ा और आगे जाकर देखना चाहिए, क्या पता आगे कहीं कोई छोटी दुकान खुली मिल जाए। घर में चावल भी नहीं है, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो सविता परेशान हो जाएगी। मैं भी ना, नया गांव है और मुझे पहले ही ज़रूरी चीज़ें देख लेनी चाहिए थी। अब रात में ऐसे घूमना पड़ रहा है। चलो थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ, शायद किस्मत से कहीं कोई दुकान खुली मिल जाए। अगर नहीं मिली तो वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। अचानक सड़क के ठीक दाएं ओर लालटेन की पीली रोशनी चमचमा रही थी। वही पुरानी गुमटी वाली दुकान थी। मुरली रुक गया। अरे ये क्या, यहाँ एक छोटी सी गुमटी दुकान है। मैंने आते समय रास्ते में यही दुकान तो देखी थी, या शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ। इस गांव में तो मैं नया हूँ, लेकिन ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चलकर पास से देखता हूँ, अगर दुकान खुली हुई मिल गई तो अच्छा है। इतनी रात में अगर यहीं कुछ मिल जाए तो बड़ी राहत हो जाएगी। अच्छा हुआ मैं थोड़ा और आगे आ गया, नहीं तो ये दुकान शायद दिखती ही नहीं। तभी उसकी नजर दुकान के अंदर खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह देखने में गांव की साधारण औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी मुस्कान फैली हुई थी, जो माहौल से मेल नहीं खा रही थी। उसकी आंखें जैसे सीधे मुरली को ही देख रही थीं। पोस्टमास्टर को देखते ही उसने धीमी, मीठी लेकिन अजीब सी आवाज में उससे बात करनी शुरू की।
ए बाबू, आइए आइए ना, मेरी दुकान में आइए। इतनी रात में बाहर क्यों भटक रहे हैं? जो चाहिए आराम से मिल जाएगा यहाँ। घबराइए मत, अंदर आइए। अभी दुकान बंद नहीं की है मैंने। गांव में रात को सब जल्दी बंद कर देते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ। बताइए बाबू, क्या चाहिए आपको? चावल, आटा या कुछ और? जो चाहिए निकाल देती हूँ। दुकान के करीब पहुंचते ही मुरली अचानक थोड़ा चौंक गया, जैसे उसे वहां के माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही दुकान की देहरी पर पहुंचा, उसकी नजर दुकान के बीचों बीच सामने रखे एक पुराने घड़े पर जा टिकी। उस घड़े के चारों ओर काली सी काई जमी हुई थी, जैसे वह बहुत सालों से वहीं रखा हो। घड़े के आसपास की जमीन भी नम और धुंधली सी लग रही थी। मुरली कुछ पल तक उसे देखता रहा। अरे बाबू, जरा सुनिए ना, ये घड़ा रास्ते में रखा है, बार बार पैर लग जाता है। मेरी आंखों में कई दिनों से जलन हो रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। आप जरा इसे पैर से साइड कर दीजिए ना, नहीं तो मैं खुद हटा देती, लेकिन अभी ठीक से देख नहीं पा रही। अच्छा, ये घड़ा? ठीक है, हटा देता हूँ। वैसे यहाँ बीच में क्यों रखा है? किसी काम का है क्या? अरे नहीं बाबू, पुराना बेकार घड़ा है, कब से पड़ा है, बस फेंकना ही था। आप जरा इसे दूर कर दीजिए, दुकान में जगह भी खाली हो जाएगी। ठीक है, अगर बेकार है तो हटा देता हूँ। मुझे लगा शायद किसी काम का होगा, इसलिए पूछ लिया। ठीक है, अभी हटा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मुरली ने बिना कुछ सोचे झुमरी के कहने पर उस घड़े को जोर से लात मार दी। जैसे ही उसका पैर घड़े से टकराया, वह दूर जाकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा और जोरदार धमाके से टूटकर कई टुकड़ों में बिखर गया। घड़ा टूटते ही उसके अंदर से राख जैसी धूल, छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े और सूखे हुए मुरझाए फूल बाहर फैल गए, जैसे वे बहुत सालों से उसके अंदर बंद पड़े हों। जमीन पर गिरते ही उन चीजों से एक तेज सड़ी हुई बदबू हवा में फैलने लगी, जिससे आसपास का माहौल अजीब और भारी सा लगने लगा। मुरली कुछ पल तक टूटे हुए घड़े और जमीन पर फैली उन चीजों को देखता रह गया। उसे यह सब बहुत अजीब लगा। ये कैसी बदबू है? और ये जमीन पर क्या बिखरा हुआ है? ये सब क्या है यहाँ? अरे कुछ नहीं बाबू, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ आसपास बच्चे खेलते रहते हैं ना, पता नहीं कौन क्या उठाकर फेंक जाता है। मैं तो रोज साफ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी गंदगी हो ही जाती है। बाबू, आप बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मुझे चावल चाहिए। आपके पास चावल है क्या? मुझे 1 किलो चावल दे दीजिए। हाँ बाबू, है ना, अभी देती हूँ, आप यहीं रुकिए। फिर उसने दुकान के एक कोने से एक पैकेट उठाया, जो बाकी सामान के मुकाबले बिल्कुल नया और चमकदार लग रहा था। उसने धीरे से वह पैकेट मुरली के सामने रख दिया, जैसे वह उसी के लिए पहले से अलग रखा गया हो। उस पैकेट पर धूल का एक भी कण नहीं था, जो इस पुरानी और जर्जर दुकान में थोड़ा अलग सा लग रहा था। मुरली ने बस सामान्य नजर से उस पैकेट को देखा। उसे यह समझ नहीं आया कि इतनी पुरानी दुकान में इतना नया पैकेट कैसे रखा हुआ है। दुकान के अंदर अजीब सी खामोशी बनी हुई थी। अरे बाबू, आपके लिए सबसे बढ़िया चावल दूंगी। लीजिए बाबू, ये चावल रख लीजिए, पैसे नहीं लगेंगे। आपका आना ही मेरे लिए काफी है। अरे पैसे क्यों नहीं लगेंगे? नहीं, मैं तो पैसे जरूर दूंगा। मैं सामान लेकर बिना पैसे दिए नहीं जा सकता। अरे बाबू, रहने दीजिए ना, आपसे पैसे लेकर क्या करूंगी। आप बस जब भी जरूरत हो मेरी दुकान पर आ जाइए। आपका आना ही काफी है। जो भी चाहिए हो आप शाम के बाद आकर ले जाइएगा। आप पैसे ले लीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं है। सामान का पैसा तो देना ही चाहिए। फिर भी कुछ पल चुप रहने के बाद झुमरी ने फिर से धीमी और बेहद मीठी आवाज में बात करना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जो सुनने में तो बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे किसी आने वाले खतरे को बड़ी चालाकी से छुपा रही हो। वैसे मेरा नाम झुमरी है, प्यार से मुझे लोग झुमरी दीदी कहते हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। दुकान से बाहर निकलकर जाते समय जैसे ही मुरली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, उसके पूरे शरीर में अचानक सिहरन सी दौड़ गई। लालटेन की हल्की पीली रोशनी में उसे उस औरत की परछाई अस्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा लंबी दिखाई दे रही थी, जैसे वह जमीन पर दूर तक फैली जा रही हो। मुरली ने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से चावल का थैला उठाकर वहां से घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह चुपचाप चलता रहा। मुरली को यह पता नहीं था कि अनजाने में कितने बड़े खतरों से बचकर वह घर वापस जा रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह होते ही मुरली पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस के बाहर ही सरजू काका खड़े दिखाई दिए।
उन्होंने मुरली को देखते ही उसे पास बुलाया और जैसे उन्हें उससे कोई जरूरी बात करनी हो, उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी, जैसे वह कुछ ऐसा बताने वाले हों जो आम बात नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में उससे कहा, बड़े बाबू, आज मैं शायद थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। इतनी जल्दी क्यों सरजू? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बाबू, कल रात गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लोग कह रहे हैं कि कई सालों से दबा हुआ पुराना साया फिर से लौट आया है। इसी वजह से गांव में डर का माहौल है। इसलिए सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कल रात? तुम ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर मामला क्या है? बड़े बाबू, ऐसी बातें मुंह से निकालना ठीक नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हालात ठीक नहीं लग रहे। अगर हो सके तो आप भी आज थोड़ा जल्दी घर चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अगर बात इतनी गंभीर है तो मैं ध्यान रखूंगा। तुम भी संभल कर रहना, और अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। मुरली पूरे दिन किसी गहरी सोच में डूबा रहा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसीलिए वह चुपचाप पोस्ट ऑफिस में अपना काम करता रहा और साथ ही लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करता रहा। देखते ही देखते दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम ढलते ही मुरली घर की तरफ लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सविता खाना बना रही थी। तभी उसने मुरली को घर के अंदर आते देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अरे, आज आप जल्दी घर आ गए। अच्छा ही हुआ। मैं सोच ही रही थी कि कब तक इंतजार करूं। घर में तेल भी लगभग खत्म होने वाला है। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के समय उस दुकान से तेल लाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। कम से कम आराम तो कर लेंगे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसी समय घर के बाहर से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, जैसे कोई मुरली को बाहर से बुला रहा हो। पोस्टमास्टर बाबू है क्या? घर पर हैं क्या? मैं गांव से आया हूँ, सोचा उनसे मिल लूं। नया नया आए हैं ना, तो जान पहचान भी हो जाएगी। अगर घर पर हो तो जरा बता दीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। आवाज सुनकर मुरली और सविता दोनों घर के बाहर गए। मुरली जैसे ही घर के बाहर निकला और सामने देखा तो उसके सामने गांव का ही एक पतला दुबला सा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह यहीं का रहने वाला है और किसी काम से मुरली से मिलने आया है। मैं यहीं आपके बगल वाले घर में रहता हूँ, सोचा आपसे मिलकर थोड़ी जान पहचान कर लूं। आखिर गांव के इकलौते पोस्ट मास्टर आप ही हैं, तो हम लोगों का एक दूसरे को पहचानना भी जरूरी है ना। गांव में कोई नया आता है तो हम लोग मिलकर हालचाल पूछ लेते हैं। अगर आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े या गांव के बारे में कुछ जानना हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। बात करते करते उस आदमी के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर होने लगे, जैसे वह अब कोई गंभीर बात कहने वाला हो। बाबू, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांझ ढलने के बाद आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। गांव के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? और तुम इतनी गंभीर बात क्यों कर रहे हो? पहले भी मैंने कुछ सुना था। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था इस गांव में? बाबू, कई साल पहले इस गांव में झुमरी नाम की एक औरत रहती थी। उम्र रही होगी करीब 30-32 साल। देखने में बहुत सीधी सादी लगती थी। रेल लाइन के पास उसकी छोटी सी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से झुमरी दीदी कहते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव की एक लड़की गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। फिर हर अमावस की रात जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे। 3-4 बच्चे ऐसे ही गायब हो गए। हे भगवान, फिर किसी को शक नहीं हुआ उस पर? या किसी ने कुछ देखा नहीं? एक दिन गांव के ही एक आदमी ने छिप कर देखा कि झुमरी अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रही थी और पास के गांव की एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तब गांव वालों को समझ आ गया कि गायब हुए बच्चों के पीछे उसी का हाथ था। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वहीं उसकी मौत हो गई। फिर गांव के बुजुर्ग सन्यासी के कहने पर उसी दुकान के पास उसका अंतिम संस्कार किया गया।
और उसकी आत्मा को